नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं, अपने अगले सीरीज में चलते हैं। तो ये सीरीज का जो है 8वां वीडियो होगा, यानी एसएससी सामान्य अध्ययन का जो है, एसएससी सामान्य अध्ययन का जो ये 8वां पार्ट है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में ये चौथा पार्ट होगा। पॉलिटी का ये हमारा चौथा वीडियो होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। हमने 6 पे खत्म किया था लास्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो ये म्यूर की देन है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का जो विचार है ये रैमसे म्यूर की देन है। म्यूर का मानना है कि वो अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है। यानी जब दल के पास बहुमत होता है तो सरकार सब कुछ करने लग जाती है, यानी जो चाहती है वो करना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो ये जो है म्यूर ने कहा है। ठीक है, रैमसे जो म्यूर है ये मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा विश्वास प्राप्त है, यानी लोकसभा के जो भी सदस्य उसके साथ खड़े हैं, है ना, एक बहुमत के साथ, तब तक वो प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। जैसे ही लोकसभा का विश्वास टूटता है या ये रद्द होता है तो प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से अपने मंत्रिपरिषद के साथ उसको पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो यहां देखें, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे तो अगर बात किया जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर बीच की बात करते हैं तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर वो कार्यरत रह सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सरकारिया आयोग। तो जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। यानी केंद्र और राज्य के संबंधों के विचारों पर, या कह सकते हैं कि इनके जो बीच में संबंध है इनको जोड़ करके रखने के लिए ये सरकारिया आयोग बनाया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरकारिया आयोग का जो गठन है वर्ष 1983 में हुआ था और इसने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, यानी कि अपने पद से उसको हटा दिया गया था? ये थे वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, यानी पद से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो यहां ध्यान देना है, नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 75 है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्हें बिस्मार्क खां के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जी इसको निर्धारित करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद जो है अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है, और जो अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा वर्णित है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 2 के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी है ये अब उनके ही चाहने तक पद पर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है, कहां से? तो भारत के संचित निधि से प्रसारित की जाती है, यानी दी जाती है। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कौन शामिल होते हैं? तो ध्यान देना है, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसका गठन जो है 1952 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तथा योजना आयोग के जो सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। यानी ये योजना आयोग के ही कार्य को देखता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये एक तरह से सुपरविजन करता है किसका? योजना आयोग का। और योजना आयोग जो है 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग। ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद जो एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो एनआईसी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा न्यायपालिका चैप्टर आ जाता है। तो इसके से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन के बारे में डीपली हम देखेंगे और आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए। ठीक है। काफी हद तक आपको इसके बारे में नॉलेज हो जानी है। आगे बात करते हैं इसमें, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसके पास जा सकता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास जा सकता है। हमने पीछे भी बात किया था कि जो राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? तो भारत सरकार की ओर से भारत के महान्यायवादी जो हैं, जितने भी मामले होते हैं भारत सरकार से संबंधित, उच्चतम न्यायालय में ये भारत सरकार के वकील की मतलब रूप में, या कह सकते हैं कि उनके कानून अधिकारी के रूप में भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार से संबंधित जुड़े सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में देखते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? तो जो भारतीय संविधान का जो व्याख्याता है वो कौन है? न्यायपालिका है। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक में संशोधन क्या करना चाहता था? तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश यानी सेवा का वेतन शर्तें अधिनियम 1954 में संशोधन किया जाना था। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की। तो 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा शर्तें जो भी उनके संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। इस विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई का वेतन लगभग कितने रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? तो प्रति माह 2,80,000 रुपए। जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका जो वेतन है 2,80,000 यानी कि 2.80 लाख रुपए इनका वेतन कर दिया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश जो कि वेतन और सेवा शर्तें उनमें इंक्लूडेड हैं, संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करने की अनुशंसा की है? तो ये किया है प्रतिवर्ष के रेट से 16,80,000 रुपए। ठीक है। प्रति माह की बात आती है तो 12 लाख प्रति माह 2,80,000 रुपए। ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं? तो जो भारत का उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो भी फैसला देगा, भारत के नीचे अगर जो भी राज्यों में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और उनके नीचे जो कह सकते हैं कि जो जिला स्तर पे जो न्यायालय हैं या और भी जो जो भी न्यायालय हैं, ये सभी न्यायालयों को उच्च न्यायालय के कोई भी फैसला हो उसे मानना बाध्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसका क्या अर्थ, मतलब किसी भी शब्द का क्या अर्थ है? का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों की सुनवाई जरूरी नहीं है। तो मौलिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सीधे सुनवाई कर सकता है। इसमें निचली अदालतों की सुनवाई जरूरी नहीं है। बाकी सभी मैटर में आप पहले निचली अदालत से होते हुए तब ही सर्वोच्च न्यायालय तक आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है?
तो ये है याचिका का न्यायिक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो फैसले होते हैं, ठीक है, बाकी उसके नीचे सभी जो अभी ऊपर भी बात किया हमने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले को सभी न्यायालय मानते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे जिला स्तर पे जो कोर्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किसके संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। जब उच्च न्यायालय की बात आती है तो ये राज्य सरकार से संबंधित जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो पहली महिला बनी थी वो थी लीला सेठ। लोक अदालत के लक्ष्य क्या है? लोक अदालत क्या करना चाहता है? तो इसके देखिए जो उद्देश्य हैं, कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना, लागत और देरी को न्यूनतम करना, यानी जल्दी से जल्दी कम खर्चे में, ठीक है, इसको किसी भी मामले का निपटान करना ही लोक अदालत का उद्देश्य है, यानी कि लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो जो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? जो भी जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट हैं, जो जिला स्तर पे हैं, उनका जो पर्यवेक्षण करता है वो कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। आइए अब ऑफलाइन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत की, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो संघीय अदालत की जो स्थापना है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है। ठीक है। यहाँ पे एक बार देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किया था। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? तो अभी जो मुख्य न्यायमूर्ति जो है ये यहाँ सरोज होमी कपाड़िया जी तो नहीं है, अभी जो है बोबड़े जी हैं। ठीक है। अभी जो है जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बोबड़े जी हैं। ठीक है। यहां पे भी जो दिया गया है प्रश्न काल के समय, यानी जब प्रश्न ये बना था उस समय, तो अगर ये 2010 का है तो उस समय जो न्यायमूर्ति थे ये होमी कपाड़िया जी थे, लेकिन उन्होंने 12 मई 2010 को देश के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था। ये तो चलो 2010 की बात हो गई। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी ये अभी पीछे 19 तक की है, लेकिन अब जो है ये बोबड़े जी हैं, पूरा नाम तो अभी ध्यान में नहीं है। वर्तमान में जस्टिस रंजन गोगोई, लेकिन वर्तमान में नहीं, ये 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक ये बने रहे 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अभी जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं जो हमारे जस्टिस बोबड़े जी हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां है, यानी कि उच्च न्यायालय कहां है? तो यह है जबलपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। ये जो संविधान अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की जो आयु है 65 वर्ष सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? तो ये 65 वर्ष है, यानी रिटायरमेंट की एज क्या है? तो 65 वर्ष है। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो ये परमादेश है। ठीक है। परमादेश जो है यानी किसी सरकारी अधिकारी जो अपने
पद पर रहते हुए उस पद से जुड़े हुए कार्य नहीं करता है तो उसको कार्य करने का आदेश दिया जाता है, जिसे परमादेश कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है भाई? तो मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र इसे प्राप्त है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? तो यह है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद आप कहीं भी अपील अपने मैटर का नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसके शामिल कानूनी मुद्दों का पर पुनर्विचार करेगा? तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी मामले हैं और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकता है या करेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन से चीज का मतलब यानी किसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज देते हैं? तो क्या है? सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह है मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है। कम से कम आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुके हो, ये जरूरी है। एक प्रतिष्ठित प्रतिवेत्ता विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कि उनको कानून का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये भी जरूरी है। यानी क्या जरूरी नहीं है? तो यहां पे है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो ये है 10 वर्ष। उच्च न्यायालय में अगर 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में यानी वकील के रूप में आपका अनुभव है तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आप कह सकते हैं कि उसके क्राइटेरिया में आप उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, यानी कि जो वकील का काम है वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में टोटल 31 है। 31, अब तो 33 कर दिया गया है। ठीक है। अभी जो है ये क्वेश्चन के टाइम कब रहा होगा, अभी जो है 33 जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, न्यायाधीश होते हैं, और एक जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी टोटल उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 34 होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं उच्चतम न्यायालय में? तो यहां पे ये उच्चतम न्यायालय ये गलत है। ठीक है। यहां पे ये सही नहीं है। ये जो 2018 में पूछा गया था इसलिए वो सही था, लेकिन अब यहां पे ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अब जो है 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनको जोड़ने पर होता है टोटल कितने? 34 न्यायाधीश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? तो ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ा दिया गया।
23 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है तो उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन सेम आते हैं कि अगर बात आती है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है अगर निवृत्त होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो वह कहां अपना वकालत नहीं कर सकता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात आती है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो ये सिर्फ उस न्यायालय में कह सकते हैं कि वकालत नहीं कर सकता जिससे वो सेवानिवृत्त हुआ है, बाकी किसी और न्यायालय में जाकर के वो वकालत कर सकता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है, तो ये उच्च न्यायालय को है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, तो ये केरल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित कर दी, तो ये गोलकनाथ का मामला जो था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मूल अधिकारों के जो संरक्षक है वो कौन है, न्यायपालिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी की धारा जो 374 सब क्लॉज 2 के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर जो है उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो जो ये है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी अक्षमता और ऐसे कदाचार जो सिद्ध हो रहे हैं उनके खिलाफ, उसके द्वारा उनके कार्यालय से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें के लिए संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको हटाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है कौन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। जो न्यायिक पुनरीक्षण किसके द्वारा आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये 323A के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य से संबंधित जो भी राज्यपाल है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है, तो यहां ध्यान देना है, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है ये पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से जुड़े हुए मामलों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यहां पर कि संघ राज्य क्षेत्र और उनके कार्य क्षेत्र उच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा सही यहां पर कौन सा मिलान सही है, तो इसको अगर हम देखें तो ध्यान देना है कि पांडिचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है, मद्रास उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और दमन और दीप जो है बंबई उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो संघ राज्य हैं इनका कोई अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये किसी न किसी अपने
पड़ोस के राज्यों के साथ संबंधित जो उच्च न्यायालय हैं उनसे ये उनके कार्यक्षेत्र में इनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बात किया लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो केरल से संबंधित है, यानी केरल राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। 38 की बात करें तो 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक से भत्तों को संशोधित करना चाहता था। किसको चाहता है भाई? तो ये 22 सितंबर 2017 के संशोधन को संशोधित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो भारत में कितने स्तर में अदालतें होती हैं? तो 3 स्तर में अदालतें होती हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय, इसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय, और इसके नीचे उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय यानी जिला अदालतें। ये 3 स्तर की न्यायालय भारत में है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा संवैधानिक पदाधिकारी से जुड़ा हुआ। देखते हैं भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं उनका राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो उनका जो है राष्ट्रपति करते हैं। यहां पे देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के जो मुख्य कानून अधिकारी होते हैं, मुख्य कानून अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं वित्त आयोग में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो यह है वित्त आयोग। ठीक है, यानी नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये भी संवैधानिक नहीं है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक है तो कौन है? सिर्फ और सिर्फ वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है, यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है। किसको पर्स का संरक्षक कहते हैं? यानी पैसों के कह सकते हैं कि एक तरह से केयर टेकर कौन है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सार्वजनिक पर्स का संरक्षक यानी पैसों से जुड़े हुए सभी मामलों का ये एक कह सकते हैं कि लीडिंग करता है, उसका संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो ये केंद्र सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वतः यानी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो नीति आयोग यानी कि इससे पहले 2015 से पहले इसका नाम था योजना आयोग, उसके स्वतः ही या कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अध्यक्ष हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अभी हमने ऊपर भी बात किया, महान्यायवादी जो होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो ये लोक लेखा समिति से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई है? तो यहां पे देखना है, यहां पे क्वेश्चन घुमाकर पूछना यही चाहता है कि इसमें से कौन सा आयोग या कौन सी संस्था जो है संवैधानिक संस्था है। तो यहां पे देखना है संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या केंद्रीय सतर्कता आयोग हो ये संवैधानिक आयोग संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो ये संघ और राज्य सरकार दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 148 सब क्लॉज ए के तहत भारत
के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG, कैग जिसको कहते हैं, CAG। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये 6 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। यहां भी वही क्वेश्चन पूछा है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो गई, 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही 65 वर्ष हो गई, तब भी वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, या इनमें से 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, जो पहले हो जाए इसके आधार पे इनका रिटायरमेंट तय होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के को लेकर देखते हैं। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये लोक लेखा समिति के रूप में काम करते हैं। यानी लोक लेखा समिति के एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ही योजना आयोग, या जो अभी नाम बदल करके हो गया नीति आयोग, इनका सुपरविजन करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं योजना आयोग का गठन, सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती थी, यानी करती है। यानी कि योजना आयोग है, यानी कि जो नीति आयोग है, कोई भी योजना राष्ट्रीय विकास परिषद को देगा और वो पूरी तरह से जांच करके उसे अनुमोदन करेगा। ठीक है, और जब अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति का जैसे ही उस पर हस्ताक्षर होगा, वो सरकारी योजना उसे बना दिया जाता है या बन जाती है, फिर उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन 8वां कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो मुख्य कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो कि यही भारत के सर्वोच्च विधि कह सकते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, कानून अधिकारी होते हैं, जिन्हें मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के का कोई भी विधि न्यायालय में ये जाकर के सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी किसी भी संसद के दोनों सदनों में जाकर के ये बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बस एक काम नहीं कर सकते, क्या? वोट नहीं कर सकते। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। जब संसद में किसी भी बिल को पास करने के लिए वोटिंग चलता है, तो उसमें भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो देखिए, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, कौन नहीं है? योजना आयोग, जो कि अब तो है ही नहीं, तो इसके नाम पर क्या आ गया? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग जो है ये संवैधानिक उपबंधों में स्थापित नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 12, भारत का योजना आयोग क्या है? तो ये एक असंवैधानिक या संविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, योजना आयोग को भूल जाओ, लिखेंगे क्या यहां पे? नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1950 में की गई थी। ठीक है, लेकिन 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। निम्न में से कौन सा जो निकाय है वो संविधान के और संविधानेतर और असंविधिक है? यानी कि देखिए, जो वित्त आयोग है ये तो संवैधानिक है, लोक सेवा आयोग है ये भी संवैधानिक है, चुनाव आयोग ये भी संवैधानिक है, तो योजना आयोग जो है ये असंवैधानिक निकाय है या संस्था है।
क्वेश्चन नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान देना है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब तक को उनका कार्यकाल होता है, यानी उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो तटस्थता एवं निष्पक्षता, ये सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 317 के अनुसार। अधिकारी वर्ग करता है, क्या करता है भाई? तो प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य जो है अधिकारी वर्ग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है। ध्यान देना है, धारा 312 यानी आर्टिकल 312। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है जो कि संवैधानिक संस्था है, ये अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है। उसे नियुक्ति या बर्खास्त करने का अधिकार इसके पास नहीं है। तो नियुक्ति और बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ध्यान देना है, जो भारतीय विदेश सेवा है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, आईएफएस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो यहां पे देखिए स्टार लग गया है, यानी कि इनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं में प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं, ये 3 श्रेणियों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो यह है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। इसके तहत लोकायुक्त संस्थाओं की और लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अब हम बात करेंगे निर्वाचन से संबंधित, यानी जो निर्वाचन चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं भारत के प्रधानमंत्री में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? तो ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है, क्योंकि बाकी राज्य के राज्यपाल हों या भारत के महान्यायवादी हों या भारत के प्रधानमंत्री हों, इनका सभी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और इनके साथ साथ 2 आयुक्त और होते हैं। भारत में चुनाव आयोग क्या है भाई? तो एक संवैधानिक निकाय है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष को छोड़कर 2 महीने के लिए होती है। ठीक है, खाते पर वोट। किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो ये लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, इसमें सभी लोगों का, सभी वयस्क मताधिकार यानी वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और सभी वोटों का समान मूल्य होता है, यानी समान का एक समान उनका पावर होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं, ये सब भाग 15 में वर्णित है। ऐसा क्या है जो निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाली सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किस आयु के लोगों को मत देने का अधिकार देता है? तो 18 वर्ष या उससे अधिक। जो अगर कोई व्यक्ति या महिला या पुरुष कोई भी हो, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, वो 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए, वो मताधिकार के अंतर्गत आता है या उसे मताधिकार का पावर है। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर, चुनाव पर यह आधारित है। ठीक है, अनुच्छेद 325 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के तहत या 24 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 324। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल का समय होता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है भूभागीय प्रतिनिधि, भूभागीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? तो जो एक सदस्यीय निर्वाचन पद्धति की जो विशेषता है वो क्या है? तो देखेंगे, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो दल बदल विरोधी कानून है, जो कि भाग 10 में वर्णित है, भाग 10 में वर्णित है, ये सॉरी भाग नहीं, कह सकते हैं इसको 10वीं अनुसूची में, अनुसूची 10 यानी 10वीं अनुसूची में ये वर्णित है। तो ये जो है कब लाया गया था? 1985 में। ठीक है, वर्ष 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दल बदल यानी डिफेक्शन के जो लॉ है पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार का मतलब क्या है भाई? तो वोट देने का अधिकार। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है किस वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1889 से। 88 आया था, 61वें संविधान संशोधन 1988 जो पारित हुआ था और 89 से ये लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 18 वर्ष। पहले 21 थी, लेकिन 89 के बाद ये 18 कर दी गई। क्वेश्चन 11 कहता है किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन था 1988, 61वां संविधान संशोधन 1988 ये पारित किया गया और ये लागू हो गया 1989 से, ये लागू कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? तो यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 को लेकर चलते हैं। तो 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी लोकसभा थी? तो ये 14वीं लोकसभा थी, 2004 में 14वीं लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये कर दी गई 18 लाख। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कहां पे भाई? तो 4 या अधिक राज्यों में
कुल जितने भी कोई भी वोट हो रहा है उसमें से 6% वोट अगर प्राप्त किया है ये 4 या 4 से अधिक राज्यों में, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो ये देखिए कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे कि यह किससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, राजनीतिक दल सिर्फ पूछा हुआ है। अगर ये पूछता राज्य की पार्टी, राज्य स्तर की पार्टी या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, तो यहाँ पे कुछ ठीक होता। तो एक बार इस एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि कौन सी राजनीतिक दल के लिए क्या मापदंड होने जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय दलों के लिए, अगर किसी कोई राजनीतिक पार्टी है उसे राष्ट्रीय दल बनना है यानी राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो क्या मापदंड होने चाहिए। सबसे पहला है देखिए, राजनीतिक दल ने अंतिम लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों में से 6% मत प्राप्त किया हो तथा 4 लोकसभा सीटें जीती हो, ये दोनों जरूरी होना चाहिए। या दूसरा क्या है, उस राजनीतिक दलों को 3 अलग अलग राज्यों की लोकसभा की सीटों में से 2% सीटें प्राप्त हों। ठीक है। तीसरा, 2% का मतलब कितना हो जाता है यहाँ पे, लगभग 11 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, लोकसभा की 11 सीटें लगभग हो जानी चाहिए यहां पर। 11 है। आगे बात करते हैं तीसरा, राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो उसे राष्ट्रीय दल ऑटोमेटिक उसको प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा। इसमें अब यहां पे बात करते हैं किसी राजनीतिक दल को राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये तो राष्ट्रीय हो गया। अब राज्य के स्तर पे देखते हैं तो दल तभी माना जाएगा यदि वह निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। सबसे पहला शर्त क्या है, किसी आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में उस दल ने राज्य विधानसभा की 3% सीटों यानी न्यूनतम 3 सीटों पर चुनाव जीता हो। दूसरा मापदंड क्या है, उपरोक्त कथित चुनाव में उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से के प्रति 25 लोकसभा सीटों पर एक लोकसभा सीट जीती हो। तीसरा क्या कहता है, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में किसी राज्य में उस राजनीतिक दल को कम से कम 6% मत प्राप्त हुए हों तथा इसके अतिरिक्त दल ने एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीता हो। ये सभी उसके मापदंड हैं। एक लास्ट मापदंड क्या कहता है, लोकसभा या विधानसभा की किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 8% मत मिले हों। ठीक है। तो इस चीज का, इस क्वेश्चन का जवाब, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि ये पूछ किसके बारे में रहा है, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में या राज्य स्तर के पार्टी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो क्या ऐसा सिचुएशन होता है कि जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, तो ध्यान देना है, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है उसे जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हो या राज्य विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हो, उसकी जो जमानत राशि है उसे जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। जो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है ये लीगल राइट है यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो ये है जनता दल। कब दिए भाई, देख लेते हैं। 11वीं लोकसभा में एच डी देवगौड़ा जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक कुल 324 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे तथा इंद्र कुमार गुजराल जो कि 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 यानी कुल 332 दिन ये रहे। 2 वर्ष के समय में ही एक दल यानी जनता दल यूनाइटेड फ्रंट के 2 प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, एक ही दल से 2 साल में 2 प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें निम्नलिखित में से किस पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मिली हैं। तो ये मिली है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो सबसे जो बड़ा चुनाव क्षेत्र है ये है लद्दाख जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, लद्दाख जो है एक इंडिविजुअल क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, जिसमें 2 जिले हैं, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम प्रथम कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो चुनाव आयुक्त जो थे वो डॉक्टर सुकुमार सेन जी। सेम क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक राजसी का मतलब होता है। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो के सुंदरम। के सुंदरम जी जो थे भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो श्री एन गोपाला स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? तो नवीन चावला जी ने संभाला था। ठीक है, नवीन चावला जी ने संभाला था। अब यहां पे मिलान करना है, लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, तो इससे जुड़े अगर हम बात करें, देखिए जो लोकसभा सदस्य हैं ये वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, वयस्क जो यानी कि 18 साल या 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर या इसके ऊपर के जो भी वयस्क लोग हैं, जो नागरिक हैं, ये लोकसभा सदस्य को वोट करते हैं। राष्ट्रपति को कौन वोट करता है भाई? तो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित, यानी निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कौन वोट करता है? तो संसद द्वारा निर्वाचित। ठीक है, अध्यक्ष स्पीकर की कौन नियुक्ति करता है या कौन निर्वाचित करता है? तो लोकसभा द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं ये अध्यक्ष की नियुक्ति या निर्वाचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट है। ठीक है, सभी नियमों को पालने के लिए ये बाध्य करती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो यह है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना यानी कि चुनाव भारत के प्रधानमंत्री का नहीं होता है, वो लोकसभा सदस्य का होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है, राष्ट्रपति का चुनाव करना निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना ये भी निर्वाचन आयोग करता है। ये जो भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव करना है ये तो चुनाव होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो पार्टी अपना खुद चुनाव कर लेती है प्रधानमंत्री पद के लिए कौन है, और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन ये जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो राज्यसभा का कोई सदस्य हो या लोकसभा का कोई सदस्य हो सकता है, या अगर नहीं है तो अगले 6 महीने में राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना उसको कंपलसरी कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राज्य के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 370 में है, जो कि अब हटा दिया गया है। कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो सत्ताधारी दल के सदस्य, जो भी सत्ताधारी दल के सदस्य हैं वो अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये मालदीव का हिस्सा था। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। देखिए, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य यानी जो विधायक होते हैं ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है, भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य के राज्यपाल जी करते हैं। और किसके मंत्रणा से, किसके क्या कहते हैं, विचार पर या किसके अनुसार? तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने मंत्रियों की लिस्ट देते हैं किसको, कि ये हमें मंत्री भी चाहिए, मंत्री के रूप में मैं इनको चाहता हूं, तो राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने कार्यकाल का शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लेते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक अलग वीडियो में।
कुछ इसके आगे के पार्ट को लेकर के। तो जल्द मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।